हेलो प्रिय मित्रों, नमस्कार। आइए आपकी अपनी नित्य संस्कृत क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम लोग यूपी टेट की प्रश्नोत्तरी कर रहे थे। आज प्रश्नोत्तरी नंबर 8 है। ठीक है, तो चलिए प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है और यह मिक्स प्रश्नोत्तरी चल रही है। इसमें संधि, समास, कारक, साहित्य सबसे प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, संधि शब्द किस लिंग का है। पूछा जा रहा है कि संधि शब्द किस लिंग का है। स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है कि उपरोक्त सभी है। बताइए। जो संधि शब्द है, संधि में क्या होता है? मेल करना, जोड़ना, मिलाप करना, तो संधि कहते हैं। तो संधि शब्द किस लिंग से है, कभी प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जा चुका है यूपी टेट में कि संधि शब्द किस लिंग का है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग नहीं, नपुंसक लिंग नहीं। संधि ई की मात्रा देखकर आप लोग स्त्रीलिंग पे मत जाइएगा, यह पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है, सन्निहिता संधि। सन्निहिता मतलब सन्निहिता मिस होता है संधि कहाँ कहाँ नित्य मानी जाती है। कहाँ कहाँ पे संधि सन्निहिता जो है नित्य मानी जाती है। सन्निहिता एक पद में नित्य होती है कि उपसर्ग और धातु में सन्निहिता नित्य होती है कि समास में नित्य होती है कि उपयुक्त सभी में होती है। बताइए किस में होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट होगा। इसमें सन्निहिता एक पद में भी नित्य होती है, अर्थात एक पद में भी हमें संधि करना पड़ता है। और उपसर्ग, धातु, समास सब में हम संधि करते हैं। ठीक है, सब में संधि करना पड़ता है, तब जाके कोई एक वाक्य पूर्ण होता है। उसको जब हम समास करते हैं तो भी उसमें भी हमें संधि करना पड़ता है। उपसर्ग है तो भी संधि करना है, कोई धातु है तो भी संधि करना है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। वाक्यों में देखिए, इसमें नित्य पूछा गया है ना, और जब कभी ऐसा पूछा जाए अनित्य कहाँ होती है, चाहे कहीं या तो नित्य नहीं होती है, तो वाक्यों में संधि जो होती है, वाक्यों में संधि नित्य नहीं होती है, अर्थात अनित्य होती है। चलिए अगला प्रश्न है, संधि के कारण हो सकता है। क्या हो सकता है? संधि के कारण हो सकता है, अर्थात संधि के कारण क्या हो सकता है? लोप हो सकता है, कोई नया वर्ड बन सकता है कि दो में से एक द्वित्व हो सकता है कि उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट होगा, उपयुक्त सभी हो सकता है। ठीक है, उपयुक्त सभी होगा। लोप भी होता है, संधि करते समय लोप भी होता है, वर्ड दूसरे वर्ड को लोप हो जाता है। कोई नया वर्ड भी बन जाता है, और एक ही वर्ड का दो वर्ड हो जाते हैं, अर्थात द्वितीय हो जाता है। प्रयुक्त सभी सही। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, यदि री वर्ड के बाद री वर्ड आए तो दोनों के स्थान पर होगा। री के बाद री वर्ड आए तो दोनों के स्थान पे होगा। तो सबसे पहले जान लीजिए आप लोग कि री और री वर्ड आपस में सवर्णी हैं। किसके अनुसार है? तो यह कात्यायन महोदय के अनुसार है कि जो री और री ये दोनों आपस में सवर्णी होते हैं। ठीक है, और री का दीर्घ नहीं होता। सबसे पहले जान ले, कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है किस शब्द का दीर्घ नहीं होता है। तो जो री होता है इसका दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, री और ली जो वर्ण हैं ये सवर्णी होते हैं, इसको आप लोग नोट करिए। और री वर्ण का दीर्घ नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें री राइट होगा, दीर्घ री होगा। दीर्घ री जो वर्ड है इसका दीर्घ होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है,
अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। वृद्धि संधि विधायक सूत्र है। वृद्धि संधि, देखिए संधि विधायक पूछ जा रहा है, विधायक सूत्र है। वृद्धि रेच है कि वृद्धिरादेश है कि आदगुण है कि एचो एवा आवा है। तो वृद्धि संधि विधायक सूत्र पूछा जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, वृद्धि रेच ही होगा। ठीक है, यहीं पे अगर संज्ञा विधायक पूछा जाए तो वृद्धि संधि संज्ञा विधायक सूत्र तो वृद्धिरा दैच होगा। ठीक है, और आद गुण एक गुण संधि का है, आद गुण जो सूत्र है गुण संधि का है। ये चु या आव ये अयादि संधि का है। किसका है? अयादि संधि का है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है काला ध्वनो अत्यंत संयोगी सूत्र है। काला ध्वनो अत्यंत संयोगी सूत्र है, कर्ता कारक का है कि कर्म कारक का है कि करण कारक का है कि संप्रदान कारक का है? बताइए। कर्ता कारक, कर्ता जिसमें स्वतंत्र होता है वह कर्ता कारक होता है। कर्म कारक और करण कारक कि संप्रदान कारक। तो काला ध्वनो अत्यंत संयोगी, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो द्वितीय विभक्ति किस में होता है? तो कर्म कारक में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और पुष्पेभ्य स्पृहति में कौन सा कारक है? पुष्पेभ्य स्पृहति में कौन सा कारक है? कर्म कारक है कि करण कारक है कि संप्रदान कारक है कि अपादान कारक है? बताइए। पुष्पेभ्य स्पृहति में कौन सा कारक है? इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, संप्रदान कारक है। यहीं पे पूछा जाए रुचि अर्था नाम प्रियमाणक कौन सा कारक है? तो भी संप्रदान कारक होता है। कर्त करणेश तृतीया, कर्म द्वितीया, आपादान पंचमी विभक्ति। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है निम्न में कौन चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से विख्यात है? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता अर्थात 24,000 श्लोक किसमें है? 24,000 श्लोक किसमें है? रामायण है कि महाभारत है कि ब्रह्मांड पुराण है कि बृहदारण्यकोपनिषद है? बृहद आरण्यक उपनिषद है। बताइए कौन सा हो? निम्न में कौन चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? तो इसमें रामायण है। रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा जाता है, अर्थात इसमें 24,000 श्लोक है, इसलिए इसको चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा जाता है। वही महाभारत का पूछा जाए तो महाभारत को क्या कहा जाता है? सत सहस्त्री संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत सहस्त्री संहिता। सत सहस्त्री संहिता महाभारत को कहा जाता है। अब ये पूछा जाए रामायण में कितने कांड हैं? तो रामायण में 7 कांड हैं। और सबसे पहला कांड का क्या नाम है? तो सबसे पहला कांड हमारा है बाल कांड। लिख लीजिए, पूछा जाता है इसको। बाल कांड है। दूसरा कांड है हमारा अयोध्या कांड। अयोध्या कांड है, एक मिनट, अयोध्या कांड है। फिर अयोध्या कांड के बाद स्क्रीन पे अयोध्या कांड के बाद तीसरा नंबर आता है हमारा अरण्य कांड।
अरण्य कांड। अरण्य कांड के बाद चौथे नंबर पे हमारा आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड के बाद आता है सुंदर कांड। सुंदर कांड और सुंदर कांड के बाद आएगा लंका कांड। लंका कांड। लंका कांड के बाद आएगा उत्तर कांड। ठीक है, इस प्रकार से 7 कांड। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न है कारकः में यदि प्रकृति है क्री, कारकः में क्री प्रकृति है तो प्रत्यय कौन सा होगा। प्रत्यय पूछा जा रहा है कि कारकः में कौन सा प्रत्यय लगा, घ है कि त्रिच है कि रूल है कि ल्यूट है। बताइए, घ त्रिच रूल ल्यूट। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा। आप लोगों ने कितनी बार पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है कि कारक में रूल प्रत्यय लगा है। अगला है अव्यय भाव समास उदाहरण है द्वादश, अधिहरि, राजपुरुष, पीताम्बर। अव्यय भाव किसका उदाहरण है? तो संख्यावाचक किसका है? द्विगु समास का है, द्विगु समास है ये। ठीक है, अधिहरि राजपुरुष किसका है? तत्पुरुष समास का है, तत्पुरुष समास है। पीताम्बर किसका है? बहुब्रीहि समास है। और अधिहरि जो है ये है अव्यय भाव समास। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अधिहरि। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन पूछा जा रहा है, ख है कि ज्ञ है कि झ है कि भ है। बताइए कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। ज्ञ है, छ है और त्र है, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और एक लाइक भी करें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।